I'm really sorry, थोड़े से technical issues के कारण I was not able to, my voice was not clear. So once again, good morning everyone. Good morning, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम to everyone. और आज के इस मैजिकल मंडे में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन, खुश और हेल्दी होंगे अपनी अपनी जगह पर जहां पर भी आप हैं। और इस हफ्ते इस मैजिकल मंडे की शुरुआत, इस सोमवार की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। और एसएचपीएल आपके लिए लेकर के आया है एक बेहतरीन सेशन जो आपके ज्ञान को बढ़ाने में तो मदद करेगा, साथ साथ में एसएचपीएल के बिजनेस को भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग रेडी होंगे अपने पेन, कॉपी, डायरी सभी चीजों के साथ। जितने लोग रेडी हैं कृपया करके मुझे जरूर मैसेज करके बताएं। आर यू रेडी? ओके, कई लोग का मैसेज आ रहा है। यस, दैट्स वेरी नाइस। मैं देख पाऊं अगर कैमरे में लोगों को वेव करते हुए कि हाँ अगर आप रेडी हैं। श्याम गुप्ता जी, मुकेश कुमार जी बहुत सीरियस लग रहे हैं। आज लगता है ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मिताली दत्ता मैम को मैं देख पा रहा हूँ। संचनी राय, ओके संचनी राय। मुकेश से थोड़ा स्माइल करेंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसे कोई घूरता है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, राइट? अजय ठाकुर जी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। आज का दिन बेसिकली खाने के ऊपर है। तो मेरा सबसे पहला ये सवाल है आप सभी से कि कितने लोग यहाँ पर खाने के लिए जीते हैं? अगर हाँ तो यस बोल दीजिए और ना तो नो बोल दीजिए। कितने लोग यहाँ पर खाने के लिए जीना है? कितने लोग यहाँ पर खाने के लिए जीते हैं और कितने लोग यहाँ पर जीने के लिए खाते हैं? बहुत लाइनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट मतलब बहुत बहुत अलग अलग है। कितने लोग यहाँ पर खाने के लिए जीते हैं और कितने लोग यहाँ पर जीने के लिए खाते हैं? अगर आप जीने के लिए खाते हैं तो लिख दीजिए, अगर आप खाने के लिए जीते हैं तो भी लिख दीजिए। एब्सोल्युटली, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि जीने के लिए खाते हैं और एब्सोल्युटली हमारा खाना हमारे लाइफ टाइम को, हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, भारत देश में सबको सब कुछ पता है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। अगर खाने की बात करूं कि हमारे शरीर को क्या खाना चाहिए और हम क्या खा रहे हैं, जब आप इसकी सच्चाई के बारे में पता करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हर एक शरीर को अलग अलग तरीके का खाना चाहिए होता है। हर एक शरीर को अलग अलग तरीके के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और जो भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। और इसको जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या खाना है। तो आज का टॉपिक कुछ इसी तरीके खास है जो आपको हेल्दी भी बनाएगा और साथ साथ में आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके प्रोस्पेक्ट्स सभी को हेल्दी बनाने में मदद करेगा। तो जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? जल्दी से मुझे बताइए, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 8:13 हो चुके हैं। यस, कईयों का मैसेज आना शुरू हो गया। तो आज का जो सेशन है वो आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने पोस्टर में देखा होगा कौन कौन आने वाला है आज के इस सेशन को लेने के लिए। और मैं बता दूं आज का सेशन कुछ खास नहीं है। मुझे नहीं इतना अच्छा लग रहा है कि आज का सेशन इतना खास होगा, बल्कि ये सेशन बहुत ही ज्यादा खास होगा। क्यों खास होगा? मैं इसलिए बता दूं क्योंकि आज के जो स्पीकर है वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी बातें बहुत ही मधुर है लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जितना प्यार से वो बोलते हैं उतना ही अच्छा और जरूरी बात बोलते हैं। सच में ये मतलब स्मार्टनेस की एक स्मार्टनेस के शहंशाह कहे जा सकते हैं कि यार आप बोलो तो प्यार से, लेकिन लोगों को जरूरी बातें भी बता दो क्योंकि प्यार वाली बातें लोग जल्दी सुनते हैं। तो आज के जो स्पीकर हैं वो सबके दिलों पर राज करने वाले स्पीकर हैं। लेकिन वो अगर ऐसा हो सकता है कि वो हो सकते हैं नाराज कि अगर आप नहीं करेंगे ढंग से
उनका स्वागत। तो उनका स्वागत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका नाम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं। तो स्वागत करते हैं पूरे दिल से, अटेंटिव होकर के, अपने डायरी और पेन को रेडी करके हमारे लवली हार्ट मैन जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार वेविंग के बीच में स्वागत करते हैं हमारे बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन का। राइट, तो सर गुड मॉर्निंग टू यू और बहुत हार्टली वेलकम है आज के इस मंडे में। बिलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू और बिलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन ऑन द स्क्रीन जो यहाँ पर लोग हमें सुन पा रहे हैं। सर कैसे हैं? बस ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सरजीत सिंह एंड आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग इस वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं, उन सभी लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हालांकि बिलेटेड है, कल ये फ्रेंडशिप डे था। तो सरजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड हम लोग आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। मैजिकल मंडे है और अगस्त जो ऑसम अगस्त है उसका सेकेंड वीक है और मंडे जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा हेवी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे आप सभी लोग ग्रीट कर रहे हैं और मुझे एक सवाल आप सभी लोगों से पूछना है कि लास्ट हमारा जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी 5 हैबिट्स क्या है, उनकी आदत क्या है, उनके ऊपर हम लोगों ने एक सेशन किया था। अगर आपने अटेंड किया हो तो उसमें पहली आदत ये थी कि वो दिन की शुरुआत बहुत जल्दी कर लेते हैं। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो है 5 बजे दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे जो मुकेश अंबानी जी हैं जो एक प्रतिष्ठित और काफी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हैं, तो वो भी 5 बजे दिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो बहुत ज्यादा देर से दिन को स्टार्ट करते हैं। और खास करके अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग फुल टाइमर हैं, तो दिन नेटवर्कर नाइट वर्किंग ज्यादा करता है, नेटवर्किंग कम करता है, तो लोग आराम से 10 बजे 11 बजे भी उठने की आशंका है एक बार। तो अगर आप आज जल्दी उठे हैं, ऑफ कोर्स अगर आप इस वेबिनार में हैं तो आप डेफिनेटली जल्दी उठे हैं, लेकिन क्या अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट किया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने क्या हॉट बेवरेजेस में पिया, टी या कॉफी? मुझे आप बता दीजिए। अगर टी, कॉफी या नथिंग, मतलब जो भी है, तो आप बता सकते हैं कि आपने आज क्या पिया। सुबह सुबह आपने उठ के कुछ तो पिया रहेगा, या तो चाय या तो कॉफी, ठीक है। सो बहुत सारे लोग हैं जो गर्म पानी पीते हैं, गुड, टी पीते हैं, नथिंग, ओके, टी पिया विपुल भाई ने, कुमार विकास ने पानी पिया, नवदीप कौर ने दूध भी पिया, ओके, क्या बात है, कॉफी पिया, हरप्रीत सर ने टी टी टी, गार्सिनिया टी, वाटर टी, एलोवेरा एंड एस्पल्स, क्या बात है, रेशमा मैम फैंटास्टिक, ओनली वाटर, वार्म वाटर, ब्ला ब्ला। ओके, सो हम अभी आज बात कर रहे हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे जेनेटिक्स के या जीन्स के मुताबिक खाना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि अगर हमारी अंगूठे को अगर हम लोग देखेंगे, फिंगरप्रिंट्स हमारे सेम नहीं है, या हम लोग कोई आधार कार्ड का या पासपोर्ट का वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे जो, या इमिग्रेशन का जो भी हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, तो आई का जो स्कैन होता है, आंखों का जो स्कैन होता है, वो उसमें जो आइरिस जो है वो भी हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये है केवल हमारी यूनिकनेस हमारे फिंगरप्रिंट्स में नहीं है या हमारे आंखों के आइरिस में नहीं है, शरीर के हर सेल में हमारी यूनिकनेस है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति एक अलग अलग व्यक्ति है, एक यूनिक व्यक्ति है। तो उनकी सोच अलग है, उनका बात करने का ढंग अलग है, उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें अलग हैं। तो उनके उनकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो भी अलग है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल लॉजिक अगर हम लोग यूज करेंगे कि हमारा खाना भी अलग होना चाहिए। एक विजुअलाइज कर लीजिए कि आपका पूरा परिवार, जिसमें 5, 6, 7 लोग जितने भी लोग हैं, आप बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में,
और जब रेस्टोरेंट में आप बैठते हैं तो वहां पे आपको बहुत अच्छा मेनू मिलता है, और वो मेनू अगर हम लोग कोई सबको बोलेंगे कि चलिए आपके मनपसंद का जो खाना है खाइए, तो काफी टाइम लेते हैं लोग डिसाइड करने में कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या ऐसा कोई चीज है जो आपको पसंद नहीं है, मतलब आप ये बोलते नहीं नहीं मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता, या कोई कोई फ्रूट हो सकता है या कोई सब्जी हो सकती है या कोई भी चीज है जो आपको लगता है कि मुझे खाने से अच्छा महसूस नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि शरीर में यार मुझे शरीर में टेस्ट नहीं है उसकी, मतलब जब मैं टंग के ऊपर टेस्ट नहीं आती है, क्या ऐसी चीज है, कोई एक फ्रूट फल या कोई भी एक डिश जो आप बता सकते हैं कि यस ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है? आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, श्याम गुप्ता जी को टी पसंद नहीं है, चाय पसंद नहीं है, ठीक है, जंक फूड पसंद नहीं है। ठीक है, जंक फूड एक बहुत जनरल टर्म हो गया, तो उसमें कोई चीज, फॉर एग्जांपल कई सारे लोगों को बीटरूट खाने से तकलीफ है, कई सारे लोगों को कैप्सिकम, जैसे मेरे लिए, मैं जिस दिन कैप्सिकम खाता हूं तो मैं रात को सो नहीं पाता हूं बराबर। तो ठीक है, पलक जी को तो बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है, ठीक है, तो इट्स मोर लाइक ए टेस्ट, और ये है मैदे की कोई आइटम आपको अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम लोग 3 ऐसे खाने के तबके या मतलब जो एक सेक्शंस को देखेंगे, जो आपको इसका पीछे का साइंस क्या है, और ये फूड आपके जेनेटिक्स के ऊपर, हमारे जो अनुवंशी चीजें हैं इसके ऊपर किस तरीके से निर्भर है। तो 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैफीन, या जो कॉफी में या डार्क चॉकलेट्स में या आपके इवन ग्रीन टी में ये जो चीज रहती है, तो अगर आपके जेनेटिक्स में ये कॉम्बिनेशन नहीं है, पहले हम लोगों ने वीडियो प्ले किया था और वो वीडियो को अगर आपने देखा सुना रहेगा तो उसमें ये बता दिया गया है कि कैफीन जो है एक ऐसी चीज है, कैफीन इज नथिंग बट अ ड्रग है, एक तरीके का ड्रग है, लेकिन वो दुनिया भर में लीगली अप्रूव किया हुआ ड्रग है, बहुत माइल्ड ड्रग है, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन ये कैफीन जो है, अगर आपका शरीर उसको प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है या इसको कई तरीके से सही तरीके से प्रोसेस या पचा नहीं पाता है, यही कैफीन आपको बहुत अलग अलग तरीके के बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि यार कॉफी टी तो यार दुनिया पीती है, और इनफैक्ट द नंबर 1 हाईएस्ट ड्रिंकिंग बेवरेज जो है वो कॉफी है दुनिया भर में। टी इंडिया में ज्यादा पीते हैं, लेकिन बहुत अब यूरोपियन कंट्रीज में वगैरह देखेंगे तो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं। तो इससे क्या नुकसान है, तो ये हम लोग पहला देखेंगे। उसके बाद में दूसरा और एक सब्जेक्ट है, वो है किसी ने बता दिया कि सुबह सुबह उठ के मिल्क पीते हैं। इंसान एक ऐसी स्पीसीज है या ऐसी एक जानवर है, या जानवर नहीं बोलना चाहिए, कि ऐसा एक लिविंग एक क्रीचर है जो दूसरों का पानी, दूसरों का दूध, दूसरे जानवरों का दूध जो है वो उसको पीते हैं, और वो भी पूरे जिंदगी भर पीते हैं। हालांकि अगर आप साइंस देखेंगे, आपके शरीर में दूध को पचाने के एंजाइम्स अगर नहीं है, वो काफी आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से लेके बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा नजरअंदाज करते हैं इसके लिए, क्योंकि हमारे संस्कृति में, कल्चर में दूध पीना और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को खाना काफी प्रचलित है, इट्स वेरी वेरी कॉमन। और तीसरी चीज है ग्लूटन। ग्लूटन एक ऐसा प्रोटीन है जो गेहूं में पाया जाता है। अगर आपके जेनेटिक्स के हिसाब से अगर इसको आप पचा नहीं पाओगे या मेटाबोलाइज नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी और सिम्टम्स आते हैं, जिससे आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा, ऐसी बीमारियां नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां आ जाती हैं। तो इसको बहुत सविस्तार तरीके से समझने के लिए और उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जेनेटिक काउंसलर और जेनेटिक कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और वेलोसिटी जेनेटिक्स के साथ पिछले 5 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इन्होंने हजारों लोगों के लिए उनका खाना क्या होना चाहिए, उनको क्या खाने से उनका शरीर में वो स्फूर्ति आ जाएगी, वो एनर्जी आ जाएगी, और इससे
वो बहुत सारी चीजों का जो उनको लाइफस्टाइल में जो तकलीफ होती है उसको मिटा सकते हैं। तो आइए हम लोग मिलते हैं रीना बालिगा से। तो रीना मैम, वार्म वेलकम टू यू। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें और हम लोग सीक्वेंस में पहले कैफीन, उसके बाद में लैक्टोज या दूध के संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हम सभी लोगों को, और उसके बाद में ग्लूटेन, इसके बारे में बात करेंगे। सो वार्म वेलकम टू। Thank you so much, Stan sir. Welcome everyone on this Monday morning. तो हमारे पूरे वीक की शुरुआत आज से होती है, राइट? तो हम आज का जो टॉपिक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, यानी कि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? बिकॉज खाना तो हम सभी खाते हैं, राइट? तकलीफ हम सभी को होती है किसी ना किसी खाने की चीज से, बट ये तकलीफ सिर्फ आपको समझ में आएगी क्योंकि अगर मैं आपको पूछती हूँ अभी कि आपको कौन सा खाना खाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है, यानी कि स्टमक पेन होना या तो आपको पेट में ऐसे फूला हुआ महसूस होना, तो आप सोचने लग जाते हैं। एंड आपको शायद एक दो चीजें ऐसी होती भी होंगी कि जिसकी वजह से आपको खाने के बाद तुरंत तकलीफ होती होगी, राइट? तो ये सारी चीजों का जवाब कहाँ से आपको मिलेगा? तो आज का जो सेशन है उसी पे निर्धारित है। तो अभी शुरू करने से पहले एक मैं आपको वर्ड बताती हूँ, ठीक है? आपने ये सुना ही होगा। अभी यहाँ पे कितने लोगों को लग रहा है कि हम एलर्जीज की बात करने वाले हैं? आपने यहाँ पे कितने लोगों ने, अच्छा, मॉर्निंग में मिल्क साइड इफेक्ट्स करता है, तो विकास सर आप बताना चाहेंगे कि आपको दूध पीने के बाद क्या महसूस होता है? बस आप एक आध शब्द में बता सकते हैं कि आपको दूध पीने के बाद कैसा महसूस होता है? साइड इफेक्ट्स मतलब आपको क्या लगता है? पेट दर्द होता है? हाँ, सो डायरिया या लूज मोशन इज अ पार्ट ऑफ इंटॉलरेंस टू मिल्क, यानी कि फूड इंटॉलरेंसेस की हम आज बात करने वाले हैं। एक मेन डिफरेंस समझ लेते हैं एलर्जीज एंड इंटॉलरेंस में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे काफी सारे लोग सोचते होंगे कि हम मिल्क एलर्जी की बात कर रहे हैं, बट हम एक्चुअली एलर्जीज की बात नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं इन दोनों चीज में मेन डिफरेंस क्या है, इंटॉलरेंस एंड एलर्जीज में। एलर्जी क्या होता है? अगर आपने कभी कुछ खाने के बाद सडनली आपको हाथ पे ऐसे रैशेस आए होंगे या ऐसे खुजली महसूस होती होगी या मुंह पे ऐसे एकदम स्वेलिंग या फिर सूजन आती है, तो कॉमन एलर्जीज हम जानते हैं, या तो फिर यू हैव पीनट्स, यानी कि जो मूंगफली होती है, मशरूम से एलर्जी हो सकती है, कोई लोगों को अंडे से एलर्जी हो सकती है, राइट? तो ये एलर्जी अलग है। जैसे आप खाते हो उसके तुरंत बाद अगर इफेक्ट होता है आपको स्किन रिलेटेड क्लिनिकल साइंस के तौर पे, तो वो एलर्जी के नाम से जाना जाता है, विच इज नॉट इंटॉलरेंस। हम इंटॉलरेंस की अगर बात करते हैं तो आप वर्ड को पहले समझिएगा। इंटॉलरेंस यानी कि क्या? आपके शरीर में वो टॉलरेट नहीं हो पाता है, यानी कि आप उसको पचा नहीं पाते। तो यहाँ पे एलर्जी को हम हिस्टामिन मीडिएटेड कहते हैं। आपको ये एकदम टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ केमिकल आपके शरीर में जो रिलीज होता है, तो वो आपकी बॉडी एक फॉरेन मटेरियल जैसे समझती है एंड आपके बॉडी में वो रिएक्शन शुरू हो जाता है। बट अगर हम अब फूड इंटॉलरेंस की बात करें तो ये आपके इंटेस्टाइनल यानी कि अथिड़ियां जो होती है उसके लेवल पे होता है, ठीक है? तो वहां पे सूजन शुरू होती है। तो आप यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं, लूज मोशन, एसिडिटी, पेट फूला हुआ महसूस होना, ये किस लेवल पे हो रहा है? ये एलर्जी नहीं है, ये आपके इंटेस्टाइनल यानी कि गट लेवल पे होता है, राइट? स्टमक के लेवल पे होता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, अगर आपको हाथ के ऊपर सूजन होती है, मतलब हाथ के बाहर जैसे आपको दिखाई देता है, तो आपको समझ में आएगा कि वो लाल है, सूजा हुआ है, तो आप उसको ट्रीट करोगे, राइट? अब यही इन्फ्लेमेशन या यही सूजन अगर आपके शरीर के अंदर हो रहा है, तो आपको ये नजर आएगा? आपको नजर आएगा अगर शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है? नो, राइट? तो आपका जो शरीर है वो आपको किस हिसाब से साइंस देता है या आपको किस हिसाब से एक बताता है कि आपने कुछ खाया है तो वो गड़बड़ है, आपकी बॉडी में नहीं पच पाएगा। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बॉडी की सुनिए, ठीक है? तो जो एब्सोल्युटली अब्डोमिनल पेन इज वन ऑफ द साइंस। तो अभी हम चलते हैं, अब मेन डिफरेंस समझ में आ गया हमें, हम एलर्जीज की बात नहीं कर रहे हैं।
हम फूड इंटॉलरेंसेस की बात कर रहे हैं, राइट? सो ग्रेट। तो अभी हम पहले चलते हैं कैफीन में, जो हम मोस्ट ऑफ अस, आई एम श्योर यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया भी नहीं होगा कि वो चाय कॉफी पीते हैं, क्योंकि उनको पता है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं खुद चाय पीती हूँ सुबह में, तो हम देखते हैं कि किन लोगों को चाय हेल्प करेगा और किन लोगों को नहीं करेगा। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो पहले हम देखते हैं कैफीन के बारे में। अब यहाँ पे कुछ लोग सुबह में चाय पीते होंगे, कॉफी पीते होंगे, राइट? एक चीज मैं बता दूं आपको, कैफीन जो होता है वो चाय में उतना ज्यादा नहीं होता है, बट कॉफी या ज्यादा कैफिनेटेड बेवरेजेस, जैसे हम आज पेप्सी कोला भी पीते हैं कोई लोग, राइट? या हम रेड बुल, यहाँ पे रेड बुल कितनों ने सुना है? काफी लोगों ने सुना ही होगा, रेड बुल है। कुछ लोग वर्कआउट के पहले प्री वर्कआउट नाम की चीज लेते हैं, राइट? राइट, और कितने, क्या आपको क्या लगता है कैफीन किन किन चीजों में हो सकता है? चलिए, कल फ्रेंडशिप्स डे था, तो हम अभी दोस्तों की तरह ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों की ज्यादा सुना करते हैं हम। तो फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कैफीन किन किन चीजों में हो सकता है? मैंने कॉफी बोल दिया, रेड बुल बोल दिया, टी, हाँ चाय में होता है, बट मेजर सोर्सेज जो होते हैं कॉफी कैफीन के, वो आपको क्या लगता है? कैडबरी, वेरी गुड। चॉकलेट में होता है कि नहीं होता है? राइट, आपने डार्क चॉकलेट तो सुना ही होगा, काफी ज्यादा लोग उसको हेल्दी मानते हैं, राइट? हेल्दी होता है कुछ लोगों के लिए। अब जैसे स्टैन सर ने स्टार्टिंग में एक बहुत सही बात कही थी कि हमारे शरीर का जो डीएनए है, जो ब्लूप्रिंट है, वो बहुत यूनिक है। तो अगर मैं कैफीन को पचा पाती हूँ सही से, जरूरी नहीं कि आप भी उसको अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाओगे, है ना? तो कैफीन की तरह काफी सारी और चीजें भी हैं, बट अभी हम फिलहाल कैफीन पे फोकस करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कैफीन है क्या। ठीक है, सो कैफीन जो होता है, इट इज ए नेचुरल केमिकल स्टिमुलेंट, यानी कि आपके जो कॉफी में या जो डार्क चॉकलेट में जो होता है, वो एक केमिकल ही चीज होती है, राइट? अब हर एक चीज जो भी आप खाते हो, वो एक स्टार्टिंग, मतलब इट्स अ प्रोडक्ट, तो उसको ब्रेक डाउन करना होता है बॉडी में, ताकि आपका बॉडी फाइनली उसको अब्सॉर्ब कर पाए, राइट? तो it is the most commonly used psychoactive substance in the world. And psychoactive क्या होता है? ब्रेन पे काफी जल्दी उसका एक्शन हो जाता है, और वो एक्शन क्या होता है ये मैं आपसे सुनूंगी। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जितने भी चाय कॉफी पीते हैं, आप पीते ही क्यों? आपको कैसा महसूस होता है पीने वाले, मतलब पीने के बाद? यहाँ पे जितने कॉफी चाय पीते हैं, रिलीफ, रिफ्रेश्ड, एब्सोल्युटली फ्रेश फील होता है। अभी मंडे जैसा अगर दिन है एंड काफी सारा काम पड़ा है, तो सुबह में चाय कॉफी पीने के बाद कैसे लगता है? एनर्जी आती है, एब्सोल्युटली ताजगी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम में से जितने भी कॉफी पीते हैं, अगर आपने जेनेटिक टेस्टिंग नहीं कराया है, तो आपको शायद ये ना पता चले कि आप में वो एक गुण या जीन है जिसकी वजह से शायद कैफीन आपकी बॉडी में या शरीर में अच्छे से नहीं पच पाता है। ठीक है, सो कैफीन हम स्टिमुलेंट के नाम से जानते हैं। स्टिमुलेंट क्यों होता है? जितना भी आपने अभी कहा वो बड़ा सही था, इट रिफ्रेशेस यू, एनर्जी देता है। तो दिस इज अ स्टिमुलेटिंग एक्शन जो आपके ब्रेन पे भी होता है एंड आपके हार्ट पे भी होता है। ठीक है, सो इट इज अ वाइडली यूज्ड लीगलाइज्ड ड्रग। अब इसको ड्रग क्यों कहते हैं? कोई भी ड्रग आपके ब्रेन पे जब हावी होता है, तो आपको एकदम से एक एनर्जी का बूस्ट दे देता है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ड्रग, एंड बिकॉज इट एक्ट्स ऑन योर ब्रेन, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। आपने, जैसे मैंने अभी आपको पूछा था कैफीन किन किन चीजों में होता है, कॉफी, चॉकलेट्स, स्पेशली डार्क चॉकलेट, क्योंकि उस पे आप अगर आप देखोगे तो उसके रैपर पे तो 60% अप रहता है, 70% अप रहता है उसका कैफीन इंटेक। टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी कोला है, राइट? इन सब चीजों में भी होता है। एनर्जी ड्रिंक्स, यहाँ पे कितने लोग वर्कआउट करते हैं
और मुझे पता है काफी सारे ट्रेनर्स जो होते हैं आपको कहते हैं कि प्री वर्कआउट अगर आप लेंगे ना तो आप एकदम झट से एकदम अच्छे से फुल पावर के साथ आप वर्कआउट कर पाओगे, राइट? एंड आई एम श्योर यहाँ पे काफी लोगों को प्री वर्कआउट्स के बारे में भी पता है। देयर आर सम ड्रिंक्स जैसे वेट लॉस रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, राइट? कैफीनेटेड एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं उनमें भी कैफीन होता है। तो जब भी आप देखते हैं कुछ भी जो एनर्जी आपको देता है उसमें लेबल जरूर देखिएगा, ठीक है? तो ये सब एक लिस्ट ही है, इसमें हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट आपको समझने की जरूरत है कि कैफीन मिलीग्राम्स में कितना होना चाहिए। अगर आप एक कप कॉफी पीते हैं, ठीक है, उसमें 96 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं रहेगा। नॉर्मली हम कहते हैं 400 मिलीग्राम तक आप पी सकते हो अगर आप में वो जीन नहीं है जिसकी वजह से आप कैफीन ना ब्रेक डाउन कर पाओ। तो ये सारा लिस्ट है। सबसे ज्यादा फिल्टर्ड कॉफी में होता है, राइट? फिर एस्प्रेसो में सबसे कम अगर हम देखने मतलब सबसे ज्यादा अगर हम देखने जाए तो डार्क चॉकलेट में होता है, ठीक है? फिल्टर्ड कॉफी में भी होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम जितना आप यूज करते हो। तो यहाँ पे मेन चीज आपको जानने की जरूरत है कि कुछ लोगों को जिनमें बॉडी में कैफीन हावी नहीं होता उनके बॉडी के लिए हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे जितने भी कॉफी पी रहे हैं, जितने भी चाय पी रहे हैं, सब बंद कर दो। आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि कैफीन के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। बिकॉज बाय स्टैटिस्टिक्स की अगर हिसाब से हम जाए तो क्लोज टू 43 पीपल बेनिफिट फ्रॉम कैफीन, यानी कि कैफीन उनके लिए हार्ट प्रोटेक्टिव होता है। इसीलिए अगर आपने काफी सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे उसमें वो जनरलाइज कर देते हैं कि कैफीन की वजह से लोग एजिंग कम हो जाती है, यानी कि द एजिंग प्रोसेस रिड्यूसेस, हार्ट के लिए हेल्दी होता है। इसीलिए सारे लोग सोचते हैं कि कैफीन सबके लिए अच्छा है, जब तक आप ये एक जीन के बारे में नहीं जानते जिसकी वजह से बॉडी में आपके ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो जो अच्छे बेनिफिट्स फंक्शन है ये तो आपने सबने बोल दिए, राइट? इट इम्प्रूव्स मूड, ब्रेन फंक्शन, एनर्जी। कुछ लोगों के लिए फैट भी बर्न करता है बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेट, मेटाबॉलिज्म वो बढ़ाता है, ठीक है? तो वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसीलिए काफी सारे जो प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स हैं उसमें कॉफी एक्सट्रैक्ट रहता है, कैफीन रहता है। इट एनहांसेस एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, इसलिए कुछ लोग वर्कआउट के पहले एक कॉफी का शॉट मारते हैं, बट यही कॉफी का शॉट अगर आपकी बॉडी में कैफीन नहीं पच पाता है आपकी बॉडी के लिए काफी हानि पहुंचा सकता है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस डिजीज से भी प्रिवेंट कर सकता है। ये दोनों बुढ़ापे से रिलेटेड न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरो डिजेनरेटिव यानी कि क्या होता है, जैसे एज हमारी बढ़ती है अगर ये चीजें शुरू हो जाती है तो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है? एंड उसके अलावा लिवर प्रोटेक्शन, कुछ लोगों के लिए कैफीन लिवर भी प्रोटेक्ट करता है। अब ये सारी हो गई अच्छी बातें, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हेल्थ हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं। तो कैफीन की वजह से कुछ लोगों को स्टमक में एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड कुछ लोगों को कॉफी पीने के बाद तुरंत लूज मोशन या डायरिया भी हो सकता है, बिकॉज उन लोगों में कैफीन पेट में जो पेरिस्टाल्सिस होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, वो एकदम बढ़ा देता है, ठीक है? एंड वो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है नहीं, राइट? तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। अब आपकी बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन है वो भी कम कर देगा। तो आपको क्या लगता है अगर शरीर में कैफीन की वजह से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो आपके शरीर में किस चीज पे तकलीफ होगी? कैल्शियम किस चीज के लिए जरूरी होता है? चलिए बताइए। बोन्स? परफेक्ट, परफेक्ट। तो अगर कैल्शियम की कमी होती है तो आपके बोन्स पे एंड आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। तो रिजिडिटी यानी कि एकदम कड़क फील होते हैं मसल्स, ठीक है? सो बोन्स एंड मसल ये दोनों चीजों में इश्यूज आ जाने लगते हैं, ठीक है? देन यू हैव रेस्टलेसनेस एंड शेकीनेस। अब समझिए कि अगर आपके और मेरे बीच में हम दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ कैफीन पी लिया, लेट्स से कि हमने रेड बुल पी लिया, ठीक है? अब मेरे पे वो दिक्कत नहीं करेगा बिकॉज मुझ में वो जीन नहीं है जिसकी वजह से कैफीन इंटॉलरेंस हो सकता है। बट अगर आप में वो जीन है जिसकी वजह से आपको इंटॉलरेंस है तो वो तुरंत पीने के बाद आपके हाथ पैर है ना ऐसे कांपने लगते हैं। इतना नहीं कि काफी ज्यादा, बट आपको महसूस जरूर होगा। आपके दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाएगी,
अगर आप शाम के टाइम पे पियोगे तो आपको रात में नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है, एंड एक्सेस ब्रेन स्टिमुलेशन की वजह से आपको घबराहट या पैनिक जैसे एंजाइटी जैसे फीलिंग आ सकती है। ठीक है, सो इंसोम्निया इज लैक ऑफ स्लीप, शाम को आपको नींद नहीं आएगी। हेडेक्स, क्योंकि क्या होता है, ब्रेन में ज्यादा स्टिमुलेशन हो रहा है, काफी ज्यादा ब्लड फ्लो होता है बॉडी में अंडर प्रेशर, इसी वजह से आपका हार्ट रेट भी ऊपर हो जाता है, राइट। डिजीनेस, कभी अगर चक्कर आने लगते हैं। डिहाइड्रेशन, क्योंकि कैफीन ऐसा एक केमिकल है जो पानी का जो आउटपुट है, यूरिन आउटपुट, वो बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से इट कॉजेज डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी का इनटेक आपके शरीर में वो कम कर देता है। ठीक है, एंजाइटी क्यों आएगी, क्योंकि जब हार्ट रेट ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लगेगा, घबराहट जैसे महसूस होती है। तो ये सारी चीजें उन पे हावी होती है जिनको जेनेटिकली कैफीन शरीर में ब्रेकडाउन नहीं होता है। एंड डिपेंडेंसी क्यों होती है, फॉर ऑल द रीजंस जो आपने अभी मेंशन किया, क्योंकि हमें एनर्जी आती है, अगर रात को इतना सारा काम पड़ा है टेबल पे, तो ऑब्वियसली हम अगर 1 कप कॉफी पियेंगे तो तरोताजा महसूस करेंगे, तो काम थोड़ा ज्यादा होगा, तो उस पे डिपेंडेंसी भी होने लगती है। डिपेंडेंसी यानी कि उस पे आप डिपेंड होने लगते हो, कि मतलब उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे या सुबह आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो वो डिपेंडेंसी होने की वजह से उसको ड्रग भी कहा जाता है, राइट। सो अब मेटाबॉलिज्म को आपको डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, बस एक मेन चीज समझिएगा, कैफीन आपके बॉडी में जब ब्रेक डाउन होता है, जब टूटता है, तो लिवर में टूटता है, एंड उसका मेन बाई प्रोडक्ट जो हम कहते हैं वो पैराज़ैंथीन होता है, जिसका मेन इफेक्ट आपके ब्रेन एंड आपके फैट पे होता है। ठीक है, जो हम जीन की बात कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में आपने वीडियो में भी देखा होगा, उसको हम शॉर्ट में CYP1A2 कहते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम P1A2 या CYP1A2 के नाम से जाना जाता है। और जब आपको ये जीन में म्यूटेशन होता है या आप रिस्क वेरिएंट कैरी करते हो, तब जाके आपके कैफीन मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपके लिवर में वो जब ब्रेक डाउन होता है तो अच्छे से नहीं हो पाता। अब ये चीज समझिए, अगर आपके हार्ट पे एक्सेस स्टिमुलेट होता है, हार्ट रेट काफी ऊपर होता है, तो आपको नहीं लगता हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये जीन ना केवल इट इज रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर बट ऑल्सो हार्ट अटैक। तो काफी सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें ये प्रूव किया गया है कि अगर आपकी शरीर में काफी रिलेटेड, अगर आपको CYP1A2 जीनोटाइप में आपको रिस्क है, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन शॉर्ट इज हार्ट अटैक, तो उसके रिस्क आ सकते हैं। जो जल्दी मेटाबोलाइज कर पाते हैं, जिनको हम फास्ट मेटाबोलाइजर्स, जो लकी लोग होते हैं जिनको कैफीन बॉडी में दिक्कत नहीं करेगा, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो दिन में 1 कप कॉफी या 2 कप कॉफी भी पी लेंगे। जो 200 मतलब 1 कप कॉफी 100 मिलीग्राम तक जाता है, तो वहां तक या इवन 400 मिलीग्राम तक लेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। बट जिनको ये म्यूटेशन है, वो 100 मिलीग्राम के ऊपर भी अगर लेते हैं तो भी उनको ये सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटॉलरेंस जो रिपोर्ट में आप अगर देखते हैं, तो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक रिस्पॉन्स टू कैफीन आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में वो जीन है या नहीं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर में आपको अफेक्ट होता है, ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो ही उसके आगे चल के हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। एक और चीज हो सकती है इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस, आपके हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भी थोड़ा हिल सकता है अगर काफी ज्यादा कैफीन हो सकता है तो। ठीक है, so this was related to hypertension. Okay, so Reena मैम just hold on कि मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी टेस्टिमनी। मैं आई एम बोर्न इन मुंबई, मतलब मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ, लेकिन बेसिकली मैं एक साउथ इंडियन हूँ। तो साउथ इंडिया में ये माना जाता है कि कॉफी जो है, मतलब साउथ इंडिया की फिल्टर कॉफी है। जैसे आप एयरपोर्ट में उतरते हो तो आपको पहला दुकान दिखता है कि फिल्टर कॉफी, तो ये काफी नॉर्मल है। और लोगों को साउथ इंडिया में कॉफी नहीं पिएंगे तो मजा नहीं आता। लेकिन मुझे जब भी मैं स्कूलिंग करता था या कॉलेज में जाता था तो मैं कॉफी पीता था, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन व्हेन आई वाज इनटू 30 इयर्स के एज ग्रुप में जब आ गया, तो मुझे कॉफी पीने से कहीं ना कहीं इंसोम्निया हो जाता था, मतलब रात भर में सो नहीं पाता, तो ऐसे सिम्टम्स आने लगे। तो मैंने 15 साल पहले ही, क्योंकि हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस फील्ड में हैं, तो काफी ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद में मैंने उसको पीना बंद कर दिया, तो मैं पीता नहीं था।
लेकिन 2016 में जब जेनेटिक्स का साइंस हमको समझ में आ गया, तो हम लोगों ने हमारा जेनेटिक टेस्टिंग भी किया, और उसमें मैं ये पाया गया कि मैं हाईली कैफीन इंटॉलरेंट हूँ। इसका मतलब कैफीन के कोई भी पदार्थ अगर मैं लेता हूँ, वो चॉकलेट्स हो, रेड बुल हो, या जो भी हो, तो मुझे ये तकलीफें होती है। तो ये मेरा जेनेटिक टेस्टिंग से पता चल गया। तो यहाँ पर SHPL में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है जीनोमैक्स। जीनोमैक्स में 200 ऐसे टेस्ट हैं कैफीन का, जो जेनेटिक CYP1A2 जो है 1A2 है, ये जो जीन है वो आपके शरीर में उसका वेरिएंट क्या है, क्योंकि वो जीन तो सभी के शरीर में रहता है, लेकिन उसमें म्यूटेशन आपका क्या है ये समझना एक टेस्ट है। ऐसे 200 टेस्ट है। तो किसी ने पूछा कि हम कैफीन इंटॉलरेंट है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? तो आपको वंस इन ए लाइफ टाइम जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मान के चलिए, मतलब अगर आप एक ऐसे इंसाइट या एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिला, तो उसके लिए आप कितने पैसे देने के लिए रेडी हैं? यहाँ पे 200 ऐसे टेस्ट हैं, और हमारे जो हजारों लोगों ने जो टेस्टिंग किया, तो इसमें बहुत सारे लोगों को पाया गया। एक हमारे एक टेस्टिमनी में देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति हैदराबाद से था, उनको उनका कॉफी का दुकान है, मतलब वो टर्की में काफी बिजनेस करते हैं, कॉफी के चेन्स हैं उनके पास, जैसे स्टारबक्स वगैरह हैं। तो वो जब हम लोगों ने हैदराबाद में प्रेजेंटेशन किया था, तो उन्होंने इसको समझा, और उसको उन्होंने बोला कि यार मुझे कॉफी पीने से बहुत तकलीफ होती है, हालांकि मैं खुद कॉफी का बिजनेस करता हूँ। तो उन्होंने टेस्टिंग करवाया, और जैसे आप सैंपल देते हैं उसका रिपोर्ट आने के लिए आपको काफी टाइम लगता है, 20-25 दिन। इस दौरान वो इंडिया में आए थे, तो फिर वो टर्की चले गए, और उनमें उनको एक सडन कार्डियक अरेस्ट आके उनका एक्सपायरी हो गया। ठीक है, और तभी वो सिविल वॉर भी चल रहा था, उसकी वजह से उसका डेड बॉडी भी यहाँ पे नहीं लेके आ पाए, और उनका वहीं देहांत कर दिया। ही वाज अ मुस्लिम गाय। तो वहां पे उनकी जो भी चीजें हैं वहां पे उनको दफना गया, और जो भी है। लेकिन उनका जब रिपोर्ट आ गया, हालांकि वो नहीं थे, लेकिन उसमें पाया गया था कि इज वेरी वेरी हेवीली कैफीन इंटॉलरेंट थे। तो अभी हम लोगों को इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हम लोग ये सस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ना एलिजेडली, कि मतलब हो सकता है ये रीजन है कि कैफीन इंटॉलरेंस हो सकता है। और खुद का उनका कॉफी का दुकान था, चेन ऑफ रेस्टोरेंट थे, तो वो खुद लॉट ऑफ डार्क या मतलब ब्लैक कॉफी पीते थे। तो ये भी आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसको एक बार समझना, अगर आपके पास कैफीन पीने से आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आराम से इसको पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको कैफीन का इंटॉलरेंस है तो उसको समझना जरूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट कैफीन। तो ये एक टेस्ट है, ऐसे 200 टेस्ट है। हम लोग अभी मूव करते हैं नेक्स्ट वन टू लैक्टोस। लैक्टोस क्या है? दूध है। और हम लोग किसका दूध पीते हैं? ऑफ कोर्स इंसान का दूध नहीं पीते हैं हम लोग, गाय का या भैंस का ऐसा, या बकरी का ऐसा, पता नहीं क्या क्या और जानवरों का दूध पीते हैं। तो रीना, क्विकली लेट्स गो टू लैक्टोस। वी आर एट 47। तो हम लोग अभी समझते हैं कि हमारे जीनोमैक्स में एक दूसरा और एक इनसाइट है, एंड दैट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। दूध पीने से कई सारे लोगों को पचता है, किसी लोगों को पचता नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो ओवर टू रीना। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कुछ लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया था कि वो दूध भी पीते हैं, राइट? तो अभी दूध ऐसी एक चीज है जो सिर्फ हमने शुरुआत नहीं की है, हमारे जो पूर्वज थे थाउजेंड्स एंड 10,000s ऑफ इयर्स अगो, जब वो सेटल हुए थे तब उन्होंने शुरू किया था। अब उन्होंने बहुत ही अच्छे रीजन के लिए शुरू किया था, बिकॉज क्या हुआ था तभी 20,000 इयर्स अगो, अब काफी सारे जो हमारे पूर्वज थे वो चलते फिरते थे, उनको सेटलमेंट करनी थी, राइट? मतलब वो स्टोन एज के बाद से मतलब फैमिलीज बनाने लगे, वो साथ में घूमने लगे, एंड उनको घर बसाने थे। तो जब वो जाते थे तब खाना वो स्टोर नहीं कर पाते थे, तो तब तक उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, गाय भैंस वगैरह, कैमल्स वगैरह। तो उस टाइम पे उन्होंने उनका दूध स्टोर करना चालू किया, और उनको एक मजेदार चीज पता लगी कि दूध काफी देर तक रखने के बाद भी जब वो फट जाता है तो फिर भी वो कंजम्पशन के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? इसीलिए दही, मतलब दही बनता है, पनीर बनता है, काफी सारी चीजें बनती हैं। तो अगर आप ये अर्दनवेयर देखते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाई इट कॉजेस फूड इंटॉलरेंस, बट ये मैंने बस आपको दिखाई है बिकॉज ये मजेदार चीज है। ये एक्चुअल वेयर मतलब अर्दन या वेसल्स हैं जिसमें वो कैरी करते थे दूध। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम दी ब्रॉन्ज और अर्ली आयरन एज एरिया, जो हमारे पूर्वज थे। बट अभी इन दिनों क्या होता है, जैसे अभी स्टांसर ने एक चीज बोली थी कि उनको बचपन में वो आसानी से ले पाते थे, राइट, कैफीन। वैसे ही काफी सारे लोग बचपन से दूध भी पीते आए होंगे,
राइट। बट एक एज ऐसी आती है जब कभी कभार नहीं पच पाता है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? आप मुझे पूछेंगे कि आप अब मेरे अगर जीन्स में आया है कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बट बचपन में तो मैं अच्छे से पी पाती थी या पी पाता था, तो अभी मुझे ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है कि दूध पीने के बाद ही मुझे या तो लूज मोशन हो रहा है या तो कोई और दिक्कत आ रही है? तो मैं चाहती हूँ कि आप है ना, जीन्स जो होते हैं हमारे शरीर में, उनको लाइट स्विच की तरह आप समझिएगा। या तो वो ऑफ रहते हैं या तो वो कभी कभार ऑन हो सकते हैं। अभी अगर हम समझते हैं कि आपके शरीर में लैक्टोज इंटॉलरेंस का जीन पहले से ही बचपन से है, बट वो स्टार्टिंग में ऑफ रह चुका है। अभी अगर आप ऐसे बच्चे थे जो दूध पीने में बहुत शैतानी करते थे और आप बिल्कुल भी नहीं पीते थे, और आप मुझे बोलोगे कि नहीं मैंने बचपन में थोड़ा सा पिया था बट मैंने उसके बाद कभी नहीं पिया, तो मुझे अभी दिक्कत होती है या नहीं मुझे नहीं समझ में आता। तो ये एक बात हो सकती है कि वो जीन ऑफ ही रह जाएगा बिकॉज आपने वो दूध उसके बाद पिया ही नहीं। तो वो ट्रिगर जो होता है वो आपके शरीर में नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं जीन्स जो होते हैं इट्स लाइक अ लोडेड गन। बट जो आपका एनवायरमेंट होता है, जैसे अभी इस केस में दूध हो गया, तो वो ट्रिगर के नाम से जाना जाएगा, राइट। तो कोई टाइमलाइन या एज का टाइमलाइन नहीं होता है कि बचपन में मुझे नहीं हुआ तो अब आगे चल के कैसे होगा। क्योंकि एक क्लाइंट जो मेरी थी, वो 60 साल की उम्र में उनको सिम्टम्स शुरू हो गए, जबकि वो मुझे कहती थी कि सारी जिंदगी मैंने 1 गिलास दूध पिया है, तो मुझे अचानक से अब क्यों? तो उसका जवाब यही है कि भले ही आप में वो जीन्स बचपन से ही है सेम, बट वो जो एक्सप्रेशन होता है उसका, जब वो स्विच ऑन होता है, उस एज की आप गारंटी नहीं ले सकते, खास करके अगर आप वो रोज पदार्थ ले रहे हो तो इस केस में हम लैक्टोज समझने की बात करें। लैक्टोज इंटॉलरेंस दूध के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि दूध में कोई भी एनिमल मिल्क को अगर हम लेते हैं तो काफी सारी उसमें चीजें होती हैं। आप बोलोगे कि दूध में काफी सारी अच्छी चीजें भी है, विटामिन डी, कैल्शियम है, प्रोटीन है, केसीन है, बट उसके साथ ही साथ एक शुगर है जिसको हम लैक्टोज के नाम से जानते हैं। एंड जब वो ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, अगर आपके शरीर में वो एक एंजाइम है जिसको हम लैक्टेज के नाम से जानते हैं, अगर वो अच्छे से काम करता है जाके आपके बॉडी में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट अगर आपके शरीर में वो एंजाइम अच्छे से नहीं बन पाता है, अगर आप वो जीन कैरी करते हो तो क्या होगा? वो जो आपका लैक्टोज है वो ब्रोकन डाउन फॉर्म में नहीं है, राइट। तो वो होल फॉर्म में आपके इंटेस्टाइन्स यानी कि अथड़ियों में चले जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है आपके, मैं आपको दिखा देती हूँ एक मिनट। अब ये अगर आप देख रहे हैं तो लेट्स जस्ट से आपके बॉडी में जो एंजाइम है लैक्टेज वो अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो ये लैक्टेज है। अब आप दूध पीते हैं तो एंड में वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, आप दूध पी सकते हो। दिस इज इन केस आप में वो जीन नहीं है and you are lactase persistent. And I'll tell you something, it is shocking. 20 to 22% people only in India, I'm talking about, worldwide भी statistics है, in India only 22 to 25 people में ये lactase persistence का जीन है। बाकी 60 to 68% और even 80% for that matter, they do not have the gene of lactase persistence. उनको कभी ना कभी दिक्कत शुरू हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये जो लैक्टोज है, अगर लोगों में ब्रेक डाउन नहीं होता है लेट्स से, तो लैक्टेज नहीं है, राइट। सो बैक्टीरिया क्या करता है, आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया भी होता है, यानी कि जो ये जंतु होते हैं ये बाकी सारे अनडाइजेस्टेड चीजों को डाइजेस्ट करने लगते हैं। अब ये लैक्टोज तो अनडाइजेस्टेड रह गया अगर आपके शरीर में लैक्टेज नहीं है। तो अब यहाँ पे एसिडिटी होना, गैसेस होना, तो पेट फूला हुआ महसूस होता है, इरिटेशन होता है, तो क्या होता है म्यूकस जो होता है वो ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, तो दूध पीने के बाद अचानक से डायरिया होता है कुछ लोगों को। सो दिस इज द साइन ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके, सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब आप सोचिए 75% लोग आर लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड उनको पता भी नहीं है, राइट। तो कभी ना कभी उनको वो महसूस हो ही जाएगा। एंड इट इज नॉट एन एलर्जी, हम अभी भी एलर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटॉलरेंसेस की बात कर रहे हैं जो आपके अथड़ियों के लेवल में होता है। तो वहां पे क्या होगा, जो आपका इंटेस्टाइन्स है, वो जो आपका जिसको हम, इट्स कॉल्ड ब्रश बॉर्डर, ठीक है। आपने ब्रश को देखा, नॉर्मल ब्रश, तो उस पे कैसे होते हैं वो,
वैसे ही आपके इंटेस्टाइन्स का जो सरफेस होता है उस पे होता है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर कहते हैं। बट अगर आपको कोई भी इंटॉलरेंस है, वेदर इट्स लैक्टोज या ग्लूटेन, तो वो स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से झट से आपको लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से सिम्टम्स क्या होते हैं, पेट में दर्द होगा पहली बात, नौशिया यानी कि उल्टी जैसे महसूस होना, फ्लैटुलेंस यानी कि गैस ज्यादा पास होना, रम्बलिंग यानी कि पेट में ऐसे आपको आवाजें आती हैं, राइट। उसके अलावा आपको डिक्रीज एपेटाइट, खाना पीना मतलब आपका मन नहीं करेगा, बिकॉज वीकनेस भी ज्यादा होगी, एंड पेट दर्द अगर होगा तो खाने का मन नहीं करेगा। वॉमिटिंग कुछ बच्चों में, अगर आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में ही जैसे 6-7 साल के उम्र में ही कुछ लोगों में वो जीन एक्सप्रेस हो जाता है। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स में मम्मी बैठी हुई है बच्चे के साथ और बच्चा कहता है मुझे दूध नहीं पी पाता, तो वहां पे उनके जो फादर है वो कहते हैं मैं तो उसको बोलता हूँ कि दूध मत दो, फिर भी वो देती है। तो उसकी मदर ने मुझे बोला था कि मैम दूध तो बचपन से हमको भी कहा जाता है कि काफी अच्छी चीज होती है, मुझे तो ऐसे लगता था कि ये शैतान है, तो इसीलिए ये बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता इसीलिए उसको नहीं पीना है। तो बच्चों की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान आप दें, क्योंकि अगर वो नहीं पचा पाते हैं, उनको अगर तकलीफ हो रही है, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे कि मुझे इंटॉलरेंस है, ये तो आपको समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कोई भी बच्चे को ये पर्टिकुलर सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको दूध बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर अभी हम सोचते हैं दूध काफी ज्यादा इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें काफी अलग चीजें भी होती है, जैसे कि कैल्शियम होता है, विटामिन डी वगैरह होता है, तो बच्चों को क्या दे या मैं क्या लूं जिसकी वजह से मैं दूध भी पी पाऊं बट देन मुझे दिक्कत भी ना हो। तो काफी सारे लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि लैक्टोज फ्री दूध भी अभी आने लगा है बाय अमूल। तो अमूल मेक्स लैक्टोज फ्री मिल्क, तो वो एक ब्लू कलर का टेट्रा पैक होता है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, अमेज़न पे भी मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे किसी को भी दिक्कत है तो वो आप ले सकते हैं। एंड अगर उसके अलावा अगर आपको दूध नहीं चाहिए, तो फिर प्लांट मिल्क भी आता है, आमंड मिल्क है, सोय मिल्क है, कोकोनट मिल्क है। ये आपके जीनोटाइप है, यानी कि अगर आप में एक पर्टिकुलर वेरिएंट है जिसको हम सीसी कहते हैं, इट इज अ जीनोटाइप, इट इज अ वेरिएंट बेसिकली, वो स्ट्रेच आपके डीएनए में वैसा वाला आता है। एंड अगर आप में सीटी या टीटी है देन यू आर लैक्टोज टॉलरेंट। बेसिकली जो सी है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। तो उसकी वजह से काफी सारे डिजीजेस हो सकते हैं, राइट। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज, फूड पॉइजनिंग जैसे महसूस होना। तो हमें यूजुअली क्या लगता है कि कुछ गलत खा लिया होगा, मे बी ठीक हो जाएगा, बट कुछ लोगों में साल दर साल ये चीज रहता है। काफी सारे पेशेंट्स या क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि 1 साल से डायरिया हो रहा है बट स्कैन्स में तो कुछ पता नहीं चला है, जेनेटिक रिपोर्ट करने के बाद उनको पता चला कि उनको लैक्टोज एंड ग्लूटेन दोनों इंटॉलरेंस है, राइट। अभी ये रहा आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस, इट कॉजेज बोन रिलेटेड इश्यूज आल्सो, बिकॉज हमने देखा था कैल्शियम मैलअब्जॉर्प्शन होता है, तो उसकी वजह से बच्चों में एंड बड़ों में मैल न्यूट्रिशन यानी कि ओवरऑल आपका नरिशमेंट कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको काफी सारी बाकी बीमारियां भी हो सकती है, ठीक है। तो स्विचिंग ओवर टू अदर प्रोडक्ट्स जो लैक्टोज फ्री है, प्रोबायोटिक्स जो दही छाछ वगैरह पहले से हम लेते आए हैं एंड अभी भी आप ले सकते हो। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो लैक्टिक एसिड होता है जब वो कन्वर्ट होता है इनटू कर्ड, तो वो अगर आप लेते हैं तो आपका जो इंटेस्टाइन है वो हील होगा, यानी कि वो ठीक हो जाता है, इन्फ्लेमेशन वो कम करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक केयर। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी अगर है तो भी आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। राइट। सो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसके बारे में अगर मैं बताऊं, महेंद्र सिंह धोनी जो है उनके बारे में काफी बताया जाता है कि वो दिन के 1.5-2 लीटर पानी पीते दूध पीते हैं और उनमें वो एंजाइम है तो वो पचा पाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अभी उनको हम लोग एक आदर्श या एक आइडल मानते हैं, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि यार MS धोनी पीते तो मैं क्यों नहीं पीता। अभी इसमें फर्क एक ही है कि MS धोनी की बॉडी अलग है, हमारी मेरी खुद की बॉडी अलग है। जो वो करते हैं वो सब कुछ मैं नहीं कर सकता हूं, तो इसके लिए अगर वो पीते हैं करके हम पिएंगे या मैं पीऊंगा तो मुझे डेफिनेटली तकलीफ होगा। तो मैं एक हाईली लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन भी हूँ। मुझे भी दूध पीने से थोड़ा तकलीफ होती थी, तो मैंने जेनेटिक टेस्टिंग करवा लिया और उसके बाद में मुझे पता चला। तो मैं फिर बताना चाहूंगा
SHPL ने जो इंट्रोड्यूस किया है वो है जीनोमैक्स। जीनोमैक्स में ऐसे 200 टेस्ट हैं, और अगर उसका कॉस्ट को देखेंगे उसमें 18% GST है, तो वो 37,500 होता है। उसमें GST पार्ट ले लेंगे, निकाल देंगे, तो वो होता है 31,800 रुपीज, ऐसा रफली मान के चलिए। तो इसको हम लोग 200 टेस्ट में डिवाइड करते हैं। हर टेस्ट का जो आपको इनसाइट मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, वो महज 158 रुपीज, 160 रुपया होता है। तो आज अगर आपने 2 विषयों के ऊपर समझा, ऑफकोर्स ग्लूटेन को हम लोग नेक्स्ट वीक लेंगे या अगले सेशन में लेंगे, क्योंकि ग्लूटेन को बहुत बारीकी से और बहुत सही तरीके से समझना जरूरी है। तो अभी इसमें पूरा साइंस ये है कि अगर मुझे ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, मुझे अगर समझ में आ गया, तो मेरे लाइफस्टाइल में, मेरे खाने पीने में मैं अगर चेंजेस करूंगा, तो बहुत सारे बीमारियों से या बहुत सारी जो हेल्थ की जो कंडीशंस है उसमें मैं बच सकता हूं। तो मुझे ना केवल हेल्थ में अच्छा महसूस होगा मेरे शरीर में, तो उसके लिए जो भी हम लोग दवा करने वाले हैं, कंसल्टेशन हो, डायग्नोसिस करना है, उसके बाद में जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेना है, जो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बार बार एसिडिटी होती है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका कंसल्टेशन फीस देना पड़ता है, वो एंटासिड पेंटासिड लिख के दे देंगे, तो उसको हम लोग नियमित तरीके से लेते हैं। अब वो लेने से हो सकता है कि टेम्पररीली आपका एसिडिटी को खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में वो एंटासिड लेने के बाद में उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो भी झेलने पड़ेंगे। और कब तक आप ये करते रहोगे? जिंदगी भर करते रहोगे तो आपको खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसका रूट कॉज क्या है ये अगर आपको पता चला, तो डेफिनेटली आप अपने आप को जो डायग्नोसिस के खर्चे हैं, जो टाइम वेस्ट आपका हो रहा है, जो शरीर में आपको जो तकलीफ हो रही है, उसको आप लोग बचा सकते हैं। तो देखिए फायदा एक जीनोटाइप का, एक मतलब ये एक फिनोटाइप का जो एक्सप्रेशन आपके होते हैं, उससे क्या फायदा है। सेम वे विद कैफीन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने वेबिनार सुन लिया तो कल से आप दूध बंद कर देंगे, कैफीन बंद कर देंगे, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास वो जीनोटाइप है या आपके पास वो जेनेटिक ट्रेट है या म्यूटेशन है, अगर उसको कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से पी सकते हैं। तो कई बार ये आपको पता चल जाता है, कई बार आपको पता नहीं चलता है, और यही फर्क है एलर्जीज में और इंटॉलरेंसेस में। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा बहुत बार कि यार उसको प्रॉब्लम हो गया, उनका फूड पॉइजन हो गया, और फूड पॉइजन से लोगों की डेथ तक होती है। तो इतना काफी सीरियस हेल्थ कंडीशन, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन आपको लूज मोशन हो जाएगा उसके बाद में ठीक होता है। हम लोगों ने देखा लोग शादियों में जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था फूड से, तो लोगों को पूरा मास में मतलब 100, 200, 300 लोगों को घर पे जाके उल्टियां हो जाती हैं, लूज मोशंस होते हैं, क्योंकि फूड जो है वो पॉइजन बना है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो रोज हमने शरीर में डालते हैं, ठीक है, जैसे अगर आपका मर्सिडीज है, BMW है, जगुआर है, तो ऐसा नहीं ना आपकी कोई भी तेल डाल देंगे तो बहुत मतलब यहाँ पे अभी जो फ्यूल की टैंक है वहां पे लिखा भी जाता है कि डीजल है कि पेट्रोल है, ताकि कोई गलत नहीं जाए फ्यूल। लेकिन हमारे शरीर के लिए तो हम तो सुबह से शाम तक इतना गलत चीजें डालते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि क्या इसमें मुझे टॉलरेंस है, नहीं टॉलरेंस है, क्योंकि कभी ऐसा सोचा भी नहीं, कभी ऐसा टेस्टिंग किया भी नहीं। लेकिन हमारे पास अभी आज ऐसा साइंस है, तो इसका हम लोग फायदा उठाएंगे। क्योंकि ये जैसे मैं इसकी टाइमलाइन बताऊं, ये द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो अमेरिका में जो हुआ था वो 1990 से लेके 2003 तक हुआ था, और 3 से लेके करीबन 8, 9, 10 साल तक, मतलब 2009-10 तक ये फिर भी रिसर्च या मतलब जो R&D जो है उसी डोमेन में रहा, लोगों तक ये पहुंचा नहीं था। 2012 में लोगों ने इसका यूज करना स्टार्ट किया, तो इंडिया में तब से है, और 2016 से हम लोग वेलोसिटी जेनेटिक्स के जरिए इसका प्रचार कर रहे हैं, और इससे क्या फायदा है लोगों को बताते हैं। तो जो लोग नेचुरोपैथी करके, जो नेचुरल चीज से, खाने पीने से और लाइफस्टाइल से चेंज करके अपने शरीर को, अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, उनके लिए एक वरदान है। और ये जिंदगी में एक ही बार आपको टेस्ट करना है, और ये टेस्ट करने के बाद में वो भी आपको ब्लड टेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सलाइवा से, आपके लार से ये टेस्ट होता है। और इससे आपको अपने पूरे शरीर की जो पहचान, नॉट एट द ब्लड लेवल, नॉट एट द सेल लेवल, लेकिन जेनेटिक लेवल में होता है। और वो जेनेटिक लेवल का आपको एक बार पहचान हो जाएगा तो आपको अपने जिंदगी का GPS मिल जाता है। अगर समझ लीजिए मैं मुंबई से दिल्ली जाऊं या पूना जाऊं, कलकत्ता जाऊं, ड्राइव करके मुझे साइन बोर्ड्स देखने पड़ते हैं कि वो क्या सही रास्ता है। लेकिन अगर जब मेरे पास अभी GPS है, GPS में से मुझे
कब से कहाँ से मेरा पिकअप है या और कहाँ मुझे डेस्टिनेशन कहाँ है, वो अगर मुझे पता चल जाएगा तो बिना किसी से पूछे मैं मतलब बहुत अच्छी तरीके से मेरे डेस्टिनेशन में पहुंच सकता हूं। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट बेचे हैं जिससे आपको हमारे सिग्नल्स मिलते हैं कि आपका लोकेशन कहाँ पर है। तो एक गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन की वजह से हम लोग एक्यूरेटली हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। हमारा लाइफ में भी एक ऐसा जीपीएस चाहिए जिससे हमको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, या ये राउंड अबाउट है तो कहाँ पे क्या लेना है, सर्विस रोड लेना है कि ब्रिज के ऊपर चढ़ना है। तो ये सभी हमको अगर ड्राइविंग में ये सब पता चलता है तो हमारे लाइफ में भी अगर ये पता चलेगा तो हम लोग बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो एक जीनोमैक्स करने से, जीनोमैक्स का पूरा एक बार वन टाइम जेनेटिक टेस्टिंग करने से, आज हम लोग बात कर रहे हैं फूड इंटॉलरेंसेस की, हो सकता है कि हम लोग कल बात करेंगे डायबिटीज की, कार्डियोवास्कुलर डिसीज की, ऑर्गन हेल्थ की, ओरल हेल्थ केयर की, या आपके फिजिकल फिटनेस की, कि किस तरीके का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। ये सभी के आपको इनसाइट्स मिलेंगे जीनोमैक्स के टेस्टिंग करने से। तो इसको अगर आप देखोगे उसका कॉस्ट, अगर आप बोलोगे बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये बताना चाहता हूँ और मैं ऑफिशियली दावा करना चाहता हूँ कि दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वो भी प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड। क्योंकि इसमें 200 टेस्ट आप करते हैं, आपको काउंसलिंग मिल जाता है, उसके बाद में आपको क्या करेक्शंस आपको करना है उसका पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जिसको हम लोग एक्शन प्लान कहते हैं। और ये एक्शन प्लान है, वो ऐसा नहीं कि भाई 7 दिन आप करो और उसके बाद में मुझे फिर मिलो, ऐसा कंसल्टेशन का पैटर्न में नहीं चलता है। ये आपको परमानेंट मिल जाता है क्योंकि आपके जीन्स जो हैं वो परमानेंट हैं। मतलब आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, अपने कपड़े चेंज कर सकते हो, अपना घर चेंज कर सकते हो, अपना रहने का शहर चेंज कर सकते हो, या भारत के बाहर की दुनिया में किधर भी चेंज आप रह सकते हो। ये सभी चेंज हो सकता है, लेकिन एक चीज नहीं चेंज होगी जिंदगी में आपके, कि आपके बायोलॉजिकल माता और पिता, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब उनके मिलन से जो बने हो, तो उनके दोनों के जो सिम्टम्स, मतलब दोनों के जो ट्रेट्स हैं, गुण लक्षण हैं, वो आपके शरीर में है। और वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की कला आपको आनी चाहिए। अगर वो आती है तो डेफिनेटली आपका जीन एक्सप्रेशन जो है वो सही तरीके से रहेगा। ये काफी बड़ा, काफी एडवांस साइंस है। जेनेटिक्स इंडिया में अभी भी लोगों का ऐसा मानसिकता है कि भाई पहले बीमारी आ जाने तो इतनी जल्दी क्या है, डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, गोलियां खाएंगे, इंजेक्शन ले लेंगे, सर्जरी कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आज जेनेटिक्स में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक तरीके का डिसरप्शन आया हुआ है। और अगर आम लोग, हमारे जैसे कॉमन मैन, अगर जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स के फायदा लेते हैं और वही हिसाब से हमारे खाने पीने में, हमारे दिनचर्या जो रूटीन है उसमें चेंजेस करते हैं, काफी इकोनॉमिक तरीके से हम हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं और आने वाली जो तकलीफें हैं, आने वाली जो हेल्थ के चैलेंजेस हैं उसको मिटा सकते हैं। तो आज हमारे साथ कैफीन इंटॉलरेंस और लैक्टोज इंटॉलरेंस, इनके बारे में जानकारी देने के लिए रीना मैडम थी। रीना मैडम एक सीनियर जेनेटिक काउंसलर्स हैं। आज भी वो कई सारे लोगों की जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। जीनोमैक्स के कई सारे लोगों ने जो सैंपल्स भेजे हैं, कल मतलब सैटरडे नाइट को हम लोगों ने करीबन 11 रिपोर्ट्स भेजे हैं जो कस्टमर्स के, तो उनके काउंसलिंग आज से स्टार्ट होंगे। तो उनको ये भी बताया जाएगा कि आपके रिपोर्ट में क्या पाया गया और आपको किस तरीके के चेंजेस करने हैं। तो रीना मैम उसके ऊपर पूरा उनको पर्सनल काउंसलिंग करेंगी और उसके बाद में उनको सजेस्ट करेंगे कि आपको ये चेंजेस करना है। सो रीना, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी के आपके सवाल हैं तो 1-2 सवाल है, आप पूछ सकते हैं। सो देयर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस रीना मैम, इफ यू कैन जस्ट आंसर देम। आदित्य वानखेड़े बोलते हैं कि कभी कभी ज्यादा मिल्क पीने से फेस पर व्हाइट दाग भी आ जाते हैं। ऑफ कोर्स इट कुड बी वन ऑफ द एक्सप्रेशंस। सो वंदना दास मैम का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तभी वो लेने से उनको प्रॉब्लम्स होता है। तो रीना, यू जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट? So first of all, I would like to talk about जो हिंदी में white दाग जो बोले थे, तो यूजुअली क्या होता है, वो विटिलिगो के नाम से जाना जाता है, जो व्हाइट पैचेस आते हैं, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मिल्क। यूजुअली जब विटिलिगो होता है तब मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यूजुअली अवॉइड करने बोलते हैं, बिकॉज उनकी वजह से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से नहीं होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट।
अगर ऑलरेडी है उनको विटिलिगो तो मना है। सेकंड क्वेश्चन, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इंटॉलरेंस, ये शायद उनके शरीर का जो मेकअप है वो उसकी वजह से शायद उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर वो लेती है तो दिक्कत होता है, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू लैक्टोज इंटॉलरेंस बिकॉज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे भी जो इंटेस्टाइनल ये होता है, गट होता है, वो थोड़ा ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से लैक्टोज और ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करता है जिसकी वजह से इश्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए उनको पीरियड्स के दौरान मत दीजिएगा। ओके, सो अगर कोई भी सवाल है तो वी कैन टेक जस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस, अगर आप पूछ सकते हैं तो फिर आप इसको समझिए कि फूड लेने से, कोई भी खाने पीने से आपको अगर शरीर में कुछ भी तकलीफें होती हैं तो जो 2 चीजें हैं, एक है एलर्जी, दूसरा है इनटॉलरेंसेस। एलर्जीज हैं वो आपको विजिबल दिखते हैं, अगर किसी को क्या बोलते हैं उसको कि रैशेस आ जाते हैं या आपको शरीर में थोड़ा सा खुजली आने जैसे, मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है, तो दीज आर ऑल एलर्जीज। और इमीडिएटली ऑफ कोर्स लूज मोशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ कि आपको एलर्जी हो रही है। लेकिन इनटॉलरेंसेस है वो एट लीवर लेवल में होता है। एंड ओके, रीना, क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। अगर किसी को फिलहाल लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है जीन रिपोर्ट के हिसाब से, तो मैम पूछ रहे हैं कि कोई चांस है अगर साइड इफेक्ट्स लेटर ऑन हो सकता है लैक्टोज की वजह से। तो अब लैक्टेज डेफिशिएंसी जो है, यानी कि जो वो जीन मतलब एंजाइम है, वो 2 चीजों की वजह से हो सकता है, या तो आपकी बॉडी में जीन है, मतलब जीन म्यूटेशन उसकी वजह से हो रहा है। देयर इज अ सेकेंडरी रीजन आल्सो यू नीड टू नो, अगर इंटेस्टाइन्स में, बिकॉज लैक्टेज आपकी अथड़ियों में प्रोड्यूस होता है, राइट, अगर वहां पे कोई भी तरह की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से जो वो ब्रश बॉर्डर है वो अगर डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को लैक्टेज डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। और एक सवाल मुझे पूछा था कि फेस पे वाइट स्पॉट्स है 10 ईयर ओल्ड पल्लवी मैम के, तो ये लैक्टोज ऑफ कोर्स यू कैन अवॉइड मिल्क, बट एक चीज अभी हमने ग्लूटेन की बात नहीं करी है, बट मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, जिनको भी, जिनके फैमिली में या जिनको विटिलिगो या वाइट स्पॉट्स है, उनको ग्लूटेन फ्री डाइट यानी कि गेहूं नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विटिलिगो अफेक्ट होता है गेहूं की वजह से। तो गेहूं पूरी तरह से अगर आप बंद कर देते हैं, उसके जगह पे जवार बाजरा जो भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सो ऑल्दो दिस कम्स इन काउंसलिंग, बट मैं ये चीज बताना चाहती थी क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये चीज बोली है यहाँ पे, तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है विटिलिगो। सो ग्लूटेन फ्री डाइट हेल्प करता है। अगर नेक्स्ट वीक हमारा मौका मिले ग्लूटेन के बारे में डिस्कस करने का, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जी स्टान सर। सुशील कुमार जी वहां पे एक सवाल ये पूछ रहा है कि अगर हमारे मदर या फादर की डेथ कैंसर और हार्ट अटैक से हुई है तो क्या वो हमें भी वो प्रॉब्लम होने के चांसेस कितने हैं? और ऑफ कोर्स इसके चांसेस हैं, क्योंकि जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट, जेनेटिक्स मतलब क्या है, अनुवंशीय चीजें हैं जो आप एक जब भी बच्चा पैदा होता है तो उनके जो गुण लक्षण जो हैं, या वो कैसे दिखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सभी आपके ना केवल माता पिता से लेकिन उनके माता पिता से भी, ऐसे मतलब अलग 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 जनरेशन है। जीनियोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो हमारी अनुवंशिक तरीके की जीनियोलॉजी होती है, तो वो भी है। इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, तो कभी एक सब्जेक्ट हम लोग बात करेंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेस कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लिया मेरे फादर बॉल्ड है, मतलब बोलते ना सर के ऊपर बाल नहीं है, टकलू है, तो अगर एक बच्चा पैदा होता है तो इमीडिएटली वो टकला नहीं होता है, तो एक एज के बाद में ही वो जीन एक्सप्रेस होता है। या जो भी हाइट है, हाइट जो है, बच्चा जब भी पैदा होता है उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन उसकी हाइट के एंजाइम्स या जो उसकी एक ग्रोथ होने की एक फेज है, तब तक ही वो हाइट होती है। ऐसा नहीं कि मैं 50 साल का हूं, अभी मैं अच्छा एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा हाइट बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस है। तो डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है। तो अगर ऐसे रिस्क फैक्टर्स है तो आपको डेफिनेटली जेनेटिक टेस्टिंग करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि क्या आपको टेंडेंसी है। अगर टेंडेंसी है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। उसके लिए वेट नहीं करें कि मुझे फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो जाए और उसके बाद में उसका इलाज करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे, रेडिएशन करेंगे। ऑफ कोर्स हर चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको पहले से रिस्क फैक्टर पता है तो उसके
विपरीत आप एक तरीके का लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं एंड अपना फूड हैबिट्स में चेंजेस कर सकते हैं। रीना, यू वांट टू ऐड समथिंग? आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एंड काफी लोगों को ये स्ट्रेस रहता भी है। तो काफी सारे काउंसलिंग जब मैं लेती हूँ तब अगर फैमिली में खासकर कि माता पिता को किसी को कैंसर या हार्ट रिलेटेड इश्यू हो चुका रहता है तो उनको डर लगा रहता है कि मुझे कभी ना कभी हो ही जाएगा। एक चीज समझिए कि हम जेनेटिक टेस्ट क्यों करते हैं। इट इज नॉट कि आपको पता लगेगा कि हाँ आपको हार्ट डिजीज का रिस्क है या जो भी है, बट उसके बाद आपको क्या करना है उस चीज की वजह से करते हैं। अब जेनेटिक्स में कैंसर भी हो सकता है, हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड रिस्क भी हो सकते हैं, बट जो वो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जैसे अभी स्टैन सर ने एक्सप्रेशन की बात करी थी, तो आपके जीन्स को स्विच ऑन होने के लिए आपके जो कंट्रोल में जो फैक्टर्स हैं, जैसे आपका डाइट है, लाइफस्टाइल है, वो फिर भी आपके कंट्रोल में है, राइट? तो उसको मॉडिफाई करके हम फिर भी प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपको कैंसर या हार्ट जैसी इश्यूज ना हो। इसीलिए दिस इज द मेन रीजन व्हाई जेनेटिक टेस्ट इज डन, क्योंकि आपको बिना पता लगे किसी दिन अगर हार्ट रिलेटेड इश्यू होता है, इससे अच्छा पहले ही पता लगे कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर पाओ, राइट? सो दिस इज द रीजन व्हाई जस्ट बिकॉज यू हैव हार्ट डिजीज या कैंसर, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो 100% होगा ही। दैट इज द रीजन व्हाई लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। गुड। सो अर्जुन कुमार सिंह पूछते हैं कि बेबी ऑयल और शैम्पू लगाने से कैसा रहेगा? मे बी फॉर दी वाइट दाग है, 7 डेज का 7 दिन का बच्चा है, समझ रहा हूँ अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो उसको स्किप करते हैं। सुशील कुमार जी फिर पूछते हैं कि जीनोमैक टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि मुझे यह प्रॉब्लम हो सकती है? ऑफ कोर्स उसके लिए ही आप टेस्ट कर सकते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर का एक पूरा पैनल है, डायबिटीज का एक पैनल है, लेकिन इसमें हम लोगों ने कैंसर को ऐड नहीं किया है, क्योंकि कैंसर को एक लाइफस्टाइल डिसीज से ज्यादा इसको हम लोग क्लिनिकल टेस्टिंग में क्लासिफाई किए हैं, क्योंकि वो एक लाइफ एंड डेथ का सवाल हो सकता है। तो इसके लिए उसको अभी हम लोग वो जीनोमैक्स में इसको ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इनकंक्लूसिव है हमारे सॉल्यूशंस के हिसाब से, क्योंकि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लेकिन डेफिनेटली आप इसको करने से आपको पता चल जाएगा कि क्या सिम्टम्स, सॉरी, क्या रिस्क फैक्टर्स आपके हैं, तो आप डेफिनेटली इसको करें। पलक इज आस्किंग सर, ये जीनोमैक्स क्या हाइट के बारे में बता सकते हैं? एज है 16 एंड हाइट है 5'2", बट फीमेल फीमेल है, एज हाइट हाइट बढ़ाना चाहते हैं। सो यू वांट टू आंसर दैट, रीना? So usually milestones या height वगैरह कैसे बढ़ती हैं? There are two ways. एक तो एक्टिविटी होती है, बच्चे उस एज में 15-16 इयर्स में उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, स्पेशली अगर बॉयज है तो काफी जल्दी होती है। फीमेल का भी हो सकता है, until you are let's say 20-22 आपकी हाइट बढ़ सकती है। So it's not just डाइट से ऑब्वियसली हेल्प होगा, बिकॉज अगर आप पोषण देते हैं अच्छे से तो वही एक फाउंडेशन ले करता है, राइट? अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो उसके लिए फाउंडेशन अगर अच्छा होगा तो वो इमारत ज्यादा अच्छी होती है। तो वैसे ही बॉडी के लिए अगर आप अच्छा पोषण देते हैं, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होता है, एट द सेम टाइम एक्सरसाइज लाइक बास्केटबॉल या किसी स्ट्रेचेस वो भी आपको बताया जाएगा, ऑफ कोर्स जो हेल्प होगा उनके लिए हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस एज में हाइट बढ़ती है, काफी बढ़ती है। थैंक यू रीना। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए, हमारा सबसे पहला पैरामीटर रहता है कि भाई इसका कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे कॉस्ट के बारे में भी हम लोगों ने इसके पहले भी बता दिया था कि कॉस्ट को आप ऐसा ना देखें कि भाई ये मेरा एक तरीके का एक्सपेंसेस है, इसको आप सोचें कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट आपका पैसा वसूल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम दुनिया भर की चीजों को जानते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, सब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम होती है, क्योंकि हम लोग हो सकता है कि 1 BHK में रहते हैं, 2 BHK में रहते हैं, ड्यूप्लेक्स में रहते हैं, बड़ा आलीशान बंगलों में रहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। हम लोग हमारे शरीर में रहते हैं। अगर हमारा शरीर की हमको पहचान नहीं है तो आज नहीं तो कल हमको काफी कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको जानने के लिए, वो सर्जरी के थ्रू हो या बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपीटेडली करते हुए हो। अगर एक विटामिन D3 का आप टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट का एक अच्छे डायग्नोसिस सेंटर में करते हैं, तो कम से कम 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक के रेंज में ये टेस्ट आती है। ये आपको बाद में भी करनी पड़ेगी कि टू मॉनिटर, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी क्या क्या इंटॉलरेंसेस हैं, मुझे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं,
ये सभी रिस्क फैक्टर्स को पहले से समझेंगे तो हमारे पास एक एडवांटेज रहेगी कि हमारे पास 5 साल 10 साल ऐसे रहेंगे जो एक्सप्रेशन आगे होने वाले हैं उसको बचा के हम लोग अभी से हेल्थ के अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंडिया में ये अवेयरनेस आने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं आज वो तो प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर है। हेल्थ के बारे में भविष्य आपको बताते हैं। कैसे बताते हैं? यहाँ पे कोई अंदाजे से नहीं बताते हैं। आपका लार को, सलाइवा को लेते हैं, डीएनए के लैब में बेचते हैं, डीएनए में एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन होने के बाद में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत जो एडवांस्ड जो मशीन्स हैं वहां पे जो चिप्स के जरिए उसका अपना खुद का प्रोसीजर है, उसके जरिए आपके म्यूटेशंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। करीबन 6.5 मिलियन जो म्यूटेशंस है उसको रॉ डेटा के जरिए हमारे टीम उसके साथ बैठते हैं। तो जो टीम है जो यूएसए या यूरोपियन कंट्री से क्वालिफाई हुए लोग हैं जो जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं, और उसके बाद में वो इंडिविजुअली रिस्क फैक्टर है उसको समझ के आपका रिस्क फैक्टर बताते हैं कि हाँ ये आपको जोखिम हो सकता है इस एरिया में, और उसको अलग अलग डिग्री में बता देते हैं कि भाई ये सेफ है या थोड़ा सा मॉडरेट है या हाई रिस्क है। अगर हाई रिस्क है वो काउंसलिंग के जरिए रीना मैम आपको बहुत आम भाषा में समझा देती हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और साउथ इंडियन के लैंग्वेजेस में हम लोग समझा देते हैं, और उसके बाद में 7 दिन के बाद में आपको सॉल्यूशंस देते हैं। और ये सॉल्यूशंस को अगर आप पालन करते हैं आपको अपने आप में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो ये फायदे जो हैं बीमारी आने के बाद में जो आप दवा लेते हैं उससे बहुत बहुत अलग है। आप अगर 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, आप हेलमेट या सीट बेल्ट एक्सीडेंट से बचाने के लिए एक्सीडेंट होने के पहले डालते हैं। आप अगर बोलोगे कि हेलमेट क्यों पहनना, पहले एक बार सर फूटने तो उसके बाद में हम लोग हेलमेट लगा देंगे, वो तो ऐसा कोई बुद्धिमत्ता की बात तो हुई नहीं। तो काफी टाइम हो चुका है दोस्तों। आई वुड लाइक टू एंड दिस वेबिनार। रीना मैम ने हमारे जो टॉपिक के ऊपर कैफीन एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस के ऊपर बता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हाथ को इस तरीके से वेव करके उनको बोलेंगे थैंक यू, धन्यवाद। और नहीं तो आप अपना चैट बॉक्स में उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं। और आज है मैजिकल मंडे, तो आज एक BOP जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग की जिनोमैक्स को आप अगर देखेंगे 37,500 रुपीज उसका कॉस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे 5 BP मिल रहे हैं और 18,000 BV भी मिल रहे हैं। तो उससे इसको एक जेनेटिक बेस्ड वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यम कैसे बनाएं, इसके बारे में जानने के लिए शाम को जो वेबिनार है उसके लिए आपको सभी लोगों का निमंत्रण है। आपको क्रिएटिव आ जाएगा, जूम लिंक आ जाएगा, तो हम लोग सभी लोग लॉग इन करते हैं 8 बजे, और उसके बाद में क्रैकिंग एंड वेरी वेरी इवेंटफुल वीक का शुरुआत कर लेते हैं। थैंक यू एवरीवन, and you have a fantastic day. See you at 8 p.m. So thanks, Reena. Let's have a fantastic and result oriented day. Bye bye.